अब तक की कहानी में हमने देखा जिन्नू का सामना एक हाई लेवल स्नेक मॉन्स्टर से होता है, जिसे जिन्नू बड़ी मुश्किल से हराता है और इसी बीच में उसकी तलवार भी टूट जाती है। फिर वो अपनी टूटी हुई तलवार लेकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी एक सोल्जर उसे रोक लेता है और उसके हाथ में टूटी हुई तलवार देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई हंटर है। वो जिन को अपने साथ लेकर जाता है। जिन वो यहाँ देखकर समझ जाता है कि आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है। वो उसे बताता है कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, पर एक अभी भी जिंदा है और जिन्नू अपनी एबिलिटीज़ की मदद से उसका पता लगा लेता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। हंटर्स को उसे हराने में बहुत मुश्किल हो रही है। फिर उन सब का लीडर कहता है, सभी लोग टैंक को हील करने में फोकस करो। फिर टैंक सोचता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, इतनी देर से भी हम इसे थोड़ा भी डैमेज नहीं दे पाए हैं। जिन्नू इन्हें देखकर समझ जाता है कि ये हंटर्स जल्दी जल्दी में इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा भी टीम वर्क नहीं है। फिर जिन्नू अपने एबिलिटीज़ का यूज़ करके पता लगाता है कि इनमें 8 ई रैंक और एक डी रैंक का हंटर है, और वो डी रैंक हंटर टैंक है। फिर एक हंटर जूही को हील करने के लिए कहती है, पर वो जैसे ही ध्यान लगाने की कोशिश करती है उसे वो सीन याद आ जाता है। जिन्नू समझ जाता है कि जूही की मेंटल हेल्थ अभी भी बेकार है। एक सेकेंड, ये तो बस डी रैंक बॉस है ना, तो बेशक ये उन सबसे ज़्यादा कमज़ोरी होगा जिससे मैंने अभी तक लड़ा है। अगर मैं इसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूँ तो ये सब उन्हें हरा देंगे। फिर जिन्नू अपनी टूटी हुई तलवार को जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और उसका बैरियर टूट जाता है और वो सब मिलकर उसे हरा देते हैं। फिर वो डी रैंक हंटर सोचता है, आखिर जिस पर हम इतनी देर से हमला कर रहे थे वो एक ही टूटी हुई तलवार से कैसे हार गया। वो वहाँ खड़े सोल्जर से पूछता है कि तलवार किसने फेंकी। वो उसे जिन्नू के बारे में बताता है, पर तब तक जिन्नू वहाँ से चला गया था। आखिर जिसने ये तलवार फेंकी होगी वो एक हाई रैंक हंटर ज़रूर होगा। फिर जूही सोचती है, क्या वो जिन्नू था? मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे एक ही बार में हार जाएगा। लगता है वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो गया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्नू डिस्चार्ज होने वाला है और एक नर्स उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए देती है। जिन्नू वो सब फिल करके डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीडिया वाले एक ऐसा रैंक हंटर का इंटरव्यू ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जिन्ना स्कूल जा रही थी। तभी वो जिन्नू से पूछते हैं, क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हारी हाइट भी पहले से ज़्यादा काफ़ी लंबी हो गई है। फिर जिन्नू कहता है, हाँ शायद ये ट्रेनिंग का ही असर है। फिर वो स्कूल चले जाती है और जिन्नू सोचने लगता है कि आखिर अपने बचे हुए पॉइंट्स को कहाँ यूज़ करे। तभी उसे उसके हाउस के ओनर का फ़ोन आता है। जिन्नू घबराता हुआ उसका फ़ोन उठाता है। तुमने अभी तक अपना रेंट नहीं भरा, अगर कोई दिक्कत है तो तुम कुछ समय का ब्रेक ले सकते हो। नहीं, मैं जल्दी ही भर दूंगा। फिर वो अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने लगता है, पर उसके ई रैंक होने के कारण उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। पर फाइनली एंड में जाकर उसे एक जॉब मिल ही जाती है। फिर अगले दिन वो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करते हुए एक जगह पर जाता है। वहाँ वो एक हैंग नाम के हंटर से मिलता है। हैंग उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी पूरी टीम उसे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर के नाम से चिढ़ा रही थी। पर जिन्नू कहता है, मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। हैंग उसे कहता है कि एक रेड में जाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत होती है और हम तुम्हें बस लोगों की कमी पूरा करने के लिए ले रहे हैं, और क्योंकि तुम फाइट नहीं करोगे तो इसलिए तुम्हें इस रेड से कोई भी खजाना नहीं मिलेगा। जिन अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके पता लगाता है कि वहाँ 4 सी रैंक हंटर्स है और 2 डी रैंकर्स। जिन वहाँ से जाने के लिए मान जाता है। फिर हांग उसे बताता है कि उसका काम बस सामान को कैरी करना है और उसके उसे 2 मिलियन येन मिलेंगे, और क्योंकि ये डी रैंक रेड है तो उनके साथ कोई हिलर नहीं जा रहा। ये सुनकर जिन्नू को कुछ अजीब लगता है, पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि डंजन के अंदर उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। फिर जिन्नू एक हंटर से मिलता है जो कि डी रैंक है। उसके आर्मर्स और वेपन्स बहुत ही महंगे हैं। जिन्नू उसे देखकर समझ जाता है कि कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। ये तुम्हारी पहली सी रैंक रेड है ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर जब वो उस डंजन के गेट के पास जाकर पहुंच जाते हैं तो वो उसका साइज देखकर चौंक जाते हैं। हांग उन सबको बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये एक सी रैंक डंजन ही है। फिर वो सब डंजन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिर हांग के दोस्त अपने मैजिक से वहाँ पे उजाला करता है, पर कई देर तक आगे घूमने के बाद उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। फिर आगे जाकर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। तभी जिन्नू को मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस महसूस होती है। वो सबको चिल्लाकर बताता है कि हमला होने वाला है, पर वहाँ इतने रास्ते थे कि वो सब कंफ्यूज होते हैं कि हमला कहाँ से होगा। तभी जिन्नू कहता है वो सब ऊपर से आ रहे हैं। हांग का दोस्त अपने मैजिक से पहले हमला करता है और हांग अपने एबिलिटी से उन्हें अपने पास बुलाता है और उसके टीममेट्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं।
जिन्हू उनका टीम वर्क देख के समझ जाता है कि काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं और वही हो बस अपनी इक्विपमेंट्स की वजह से जिंदा बचा है। अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा है, पर मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है। हो तुम्हारे इक्विपमेंट्स महंगे हैं ना, ध्यान रखना अपना। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और अचानक से वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और उसकी वजह बाइक है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर जिन और बाकी सब घूमते घूमते काफ़ी आगे आ जाते हैं जहाँ बहुत मकड़ी के जाले होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें मानक क्रिस्टल्स का पूरा पहाड़ मिलता है। फिर सब सोचने लगते हैं कि वो आखिर इसका क्या करेंगे। हांग कहता है कि वो अपने लीन पैसों से एक अलग स्ट्राइक टीम बनाएगा, पर उन्हें मानक क्रिस्टल्स निकालने के लिए पहले वहाँ के बॉस को हराना होगा। पर अच्छी बात तो ये है कि वो सो रहा था और जब तक वो उठेगा वो सारे मानक क्रिस्टल्स को निकाल देंगे। फिर हांग और अपने दोस्त को डांटने लगता है क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट का सामान बाहर ही छोड़ दिया है। हांग कहता है हम सब अपने ट्रांसपोर्ट का सामान लेके आते हैं, तब तक तुम दोनों यहीं पर रहो। फिर हम देखते हैं हांग अपने दोस्तों से कहकर डंजन का दरवाज़ा बंद करवा देता है और जिन्नू कहता है मुझे इसी बात का डर था। मिस्टर सैंग ने उसे बताया था कि हंटर्स में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डंजन में क्राइम कमिट करते हैं और डंजन में ऐसे हादसे होते रहते हैं और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता, इसलिए इसका कोई जिंदा सबूत नहीं होता। अगर गलती से कोई हंटर जिंदा बच जाता है तो वो एक इकलौता सबूत बन सकता है। हो कहता है कि इसमें सारी मेरी गलती है, अगर मैं इन्हें इतने महंगे इक्विपमेंट्स नहीं लेके आता तो ये सब नहीं होता। फिर जिन्नू कहता है तुम गलत हो, इनका शुरू से यही हमें मारने का प्लान था। उतने में ही वहाँ का बॉस जाग जाता है। जिन्नू तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जिन्नू हो से पीछे हटने के लिए कहता है और दूसरी तरफ हांग अपनी टीममेट्स के साथ डंजन के बाहर आ जाता है। तभी और वही हो जिन से कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये एक सी रैंक बॉस है और इसे सिर्फ सी रैंक है उसके ऊपर वाला ही कोई हरा सकता है। ये सही कह रहा है, अभी तक मैं जिन बॉस से भी लड़ा हूँ वो डी रैंक के थे और ये उन सब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और पता नहीं क्यों मुझे इसे डर नहीं लग रहा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। फिर जिन्हों उस मकड़ी की फाइट शुरू हो जाती है, वो बिना रुके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो स्पाइडर उसे मारने ही वाला था कि तभी जिन को याद आता है कि उसने अपने डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड अभी तक क्लेम नहीं किया और वो है फुल रिकवरी। जिन पूरी तरह से रिकवर होने के बाद तेजी से उस स्पाइडर पर हमला कर देता है और इस बार उसका निशाना। ये सब देखकर हो को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्हों एक फेक रैंकर है। फिर वो जिन को मस्का लगाने लगता है और सारा सामान उठा लेता है और अकेले ही सारे मानक क्रिस्टल्स को माइन करने लगता है और तभी वहाँ हांग की ग्रुप आ जाती है और फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गुही अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। वहीं हम देखते हैं कि हांग जिन और हो से कहता है लगता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था स्पाइडर, तभी तुम इसे हरा पाए और तुम अभी तक इस आर्मर की वजह से जिंदा बच पाए हो। पर उतने में वांग जिन्नू पर हमला कर देता है और जिन्नू की हालत देखकर हु को उसकी फिक्र होने लगती है। आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है और ये सिस्टम डायरेक्टली मुझे इन लोगों को मारने का ऑर्डर दे रहा है। क्या ये मुझे किसी वजह से ज़िंदा रखना चाहता है? तो अब ऐसे ही होगा, मैं सिस्टम का यूज़ करके ताकतवर बनूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि हमेशा कमज़ोरों को दबाया जाता है। अरे वाह, लगता है ये इसे समझ आएगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो मारने के लिए भी तैयारी होगे। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है। ताकतवर को ही जीने का हक है, तो मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। तभी उस पर दो हंटर्स हमला कर देते हैं कि जिन्नू उसे भी आसानी से मार देता है और ये देखकर हांग पूरी तरह से डर जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर जिन्नू आसानी से उस हमले से बच जाता है। और उसका मुंह पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक देता है। हांग उसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और जिन्नू कहते हैं बाहर किसी को पता नहीं चलता और उतने में ही जिन्नू उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसका मिशन भी पूरा हो जाता है। पर तभी पूरा डंजन हिलने लगता है। उन्हें लगा कि ये दोनों बस हु के आर्मर की वजह से जिंदा बच पाए हैं। फिर हु जिन्हे का शुक्र करता है और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। हु जिन्नू से पूछता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जिन्नू कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था।